फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, मेहनत से पढ़ रहे होंगे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं एक बिल्कुल इनोवेटिव चैप्टर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब आज चलिए हम लोग पूरा एनवायरमेंट के बारे में जानते हैं और खास तौर से हमारा कंसर्न रहेगा एनवायरमेंट में होने वाले पोल्यूशन पर, कि इस पर किन किन रीजन से ऐसा होता है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट केमिस्ट्री देख रहे हैं आप, एनवायरमेंट के नाम पे पूरी नई केमिस्ट्री बन गई। एनवायरमेंट केमिस्ट्री जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कितना इंपॉर्टेंस है कि पूरी केमिस्ट्री नहीं हो गई है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, समझिए कितनी बड़ी चीज है ये। छोटी सी चीज है, अभी आप बेसिक आपको दिया जाएगा, एबीसीडी दी जाएगी इसकी, और उसके बाद धीरे धीरे करके आप आगे चल के इसको बहुत ज्यादा रिसर्च चलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है एनवायरमेंट पोल्यूशन। एनवायरमेंट के बारे में समझते हैं कि एनवायरमेंट किस किस से मिलके बना है। बेसिकली एनवायरमेंट अगर ध्यान से देखा जाए तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, इन सब से मिलके बायोस्फीयर। ये सब पार्ट है एक तरह से एनवायरमेंट के। मेन पार्ट तो आपका ये है और ये है। बायोस्फीयर तो उससे कनेक्टेड होता है, खैर उसको भी हम मान लेंगे कि चलो एनवायरमेंट का ही हिस्सा है। ऑब्वियसली वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। तो एक एक करके समझते हैं कि व्हाट डू मीन बाय एटमॉस्फेयर, व्हाट डू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर, व्हाट डू मीन बाय लिथोस्फीयर, व्हाट डू मीन बाय बायोस्फीयर। लेट अस स्टार्ट विद एटमॉस्फेयर। इसको हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर से कि एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है। एटमॉस्फेयर का मीनिंग क्या है, इसको हम शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर से बेटा। ये जो हमारा ये हमारा पूरा अर्थ है, ये अर्थ का गोला है, और ये अर्थ के गोले के ऊपर ये पूरा एक कवर जिसमें आपकी बहुत सारी गैसेस, बहुत सारे एक कवर, जो जितना भी कुछ अर्थ के ऊपर का पोर्शन होता है, अभी मान लीजिए जितना भी कुछ अर्थ के ऊपर का पोर्शन होता है, भाई इस गोले के ऊपर का पोर्शन, इस गोले का पोर्शन, इस गोले के अंदर का पोर्शन, राइट। यही तो भाई पूरा की पूरा एनवायरनमेंट किस तरीके का, अर्थ का एनवायरनमेंट किन चीजों से मिलकर बनेगा, समझिएगा जरा बात को। मान लीजिए इट्स योर अर्थ, मैंने अर्थ को काट लिया और अर्थ को काटने के बाद मैंने ये बना लिया। मान लीजिए आपका ये अर्थ है, सपोज करिए आपका ये, दिस इज योर अर्थ, ये अर्थ है आपका। अब इस अर्थ के मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो पहला पार्ट होता है एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बनेगा, द होल पार्ट एबव द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी कुछ है वो सब एटमॉस्फेयर है। दिस पोर्शन हैविंग गैसेस, रेडिएशन, इसी में सारी गैसेस होती हैं, इसी में आपके सारे रेडिएशंस की कवरेज होता है ना। इसी पोर्शन में आपका सब कुछ होता है। ये पूरी की पूरी एक गैसियस लेयर होती है, और इन गैसियस लेयर से मिलकर ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर बना है। एटमॉस्फेयर भी आपका 3-4 हिस्सों में बटा है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पोर्शन क्या आएगा, ये एटमॉस्फेयर हो गया। फिर आती है हाइड्रोस्फीयर।
हाइड्रो वर्ड से आप समझ रहे होंगे शायद। अब हाइड्रोस्फीयर का मतलब क्या है? हाइड्रोस्फीयर का मतलब है कि जैसे ये आपका अर्थ का गोला है, ये अर्थ के अंदर की कहानी है, ये अर्थ के अंदर की कहानी, ये अर्थ का गोला है। अब इस अर्थ के गोले पर क्या क्या है? पानी है, लैंड है, ये मान लीजिए लैंड है आपकी, और ये सब के सब आपका पानी है। पानी को मैं किससे दिखाऊं? ब्लू। ये सब के सब आपका वाटर है, ये लैंड है। तो 96% ऑफ द लैंड इज कंटेन 96% ऑफ द लैंड। अर्थ की लैंड का, अर्थ के एरिया का 96% ऑफ द लैंड प्लस वाटर सोर्सेस, जितने भी वाटर सोर्सेस हैं वो सब इस स्फीयर में आते हैं। अब वाटर सोर्सेस में कौन कौन आ गया भाई? रिवर्स आ गई, सीज आ गए, ग्लेशियर्स आ गए, देख रहे हैं आप? तो ये जो आपका वाटर सोर्सेस जितने भी हैं अर्थ की सरफेस पर, वाटर सोर्सेस जितने भी, ग्लेशियर्स हैं, सीज हैं, समुद्र हैं, बहुत सारे नदियां हैं, है ना, ये सब के सब आपके वाटर सोर्सेस हैं। अब ये जितने भी वाटर सोर्सेस हैं, ये सारे वाटर सोर्सेस 96% ऑफ द लैंड, ये आती है हाइड्रोस्फीयर में। दिस कम इन द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ये हाइड्रोस्फीयर की कैटेगरी में आती है। वाटर सोर्सेस में और क्या क्या हो सकता है? वाटर सोर्सेस में आपका इसके अलावा लेक्स हो सकती हैं, लाइक यू कैन राइट डाउन लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर है, किसी भी तरीके से जो वाटर हमें मिलता है नीचे से। ग्राउंड वाटर नहीं होता है जिसका हम यूज करते हैं अपने सबमर्सिबल पंप के थ्रू, एंड ऑल सोर्सेस, यू कैन से ऑल सोर्सेस, ऑल वाटर सोर्सेस, यू कैन से ऑल वाटर सोर्सेस, ऑल वाटर सोर्सेस मीन्स आप समझ सकते हो, लेक्स हो सकती हैं, रिवर्स हो सकते हैं, सीज हो सकते हैं, ग्लेशियर्स हो सकते हैं, मेनी देयर आर थिंग्स। तीसरी चीज आती है, मैं एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, इसका एनवायरनमेंट किससे मिलकर बना होगा? तीसरी, थर्ड थिंग इज बेसिकली लिथोस्फीयर। क्या होगा? व्हाट डू मीन बाय, क्या लिथोस्फीयर होगा? व्हाट डू मीन बाय लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर का मीनिंग क्या होगा? लिथोस्फीयर, ये जो अर्थ का ये अर्थ का जो ये है ना, ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है आपका, ये अर्थ का सरफेस, अर्थ के नीचे एक जो अपर लेयर है, ये अर्थ क्रस्ट जिसे कहते हैं हम, अर्थ क्रस्ट। ये जो अर्थ है, एक तो अर्थ के बिल्कुल एक बहुत कुछ नीचे है, तो वहां ना जाकर अर्थ क्रस्ट मानी अर्थ के सरफेस की जस्ट नीचे वाली लेयर, जिसे हम कहेंगे अर्थ क्रस्ट। सो ये बेसिकली आपका मिनरल्स रखती है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके अंदर खजाना भरा है। तो इसको हम कहते हैं वी आर टेकिंग इन द कैटेगरी ऑफ लिथोस्फीयर। इसके अंदर बेटा खजाना भरा पड़ा है। ये जो आपकी मिट्टी होती है ना, इसी को तो मिट्टी, ये जो मिट्टी है, सॉइल जिसे कहेंगे, या इसके नीचे जो ऑर्गेनिक मैटर दबा हुआ है, जिससे आपका पेट्रोल और वो सब निकलता है, जो ऑर्गेनिक मैटर दबा हुआ है, उन सब से मिलकर बनता है आपका लिथोस्फीयर। आप बात समझे? यानी एनवायरनमेंट को हमने 3 कैटेगरी में बांटा। ये हमारा अर्थ था, अर्थ का एनवायरनमेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ। 1 कैटेगरी इज एटमॉस्फेयर, 2nd कैटेगरी इज हाइड्रोस्फीयर, एंड 3rd कैटेगरी इज लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती हैं, दे आर हैविंग गैसेस, यानी कि जो लेयर्स होती हैं, गैसेस, लेयर गैसेस होती हैं, दे आर हैविंग लेयर ऑफ गैसेस, लेयर ऑफ गैसेस होती हैं, और उनमें रेडिएशन भी कहीं ना कहीं से हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार होता है। खैर उस चीज को छोड़िए, अब सिर्फ गैसेस की बात करते हैं। सबसे ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर होता है, जिसको हम
गैसेस की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस अर्थ की सरफेस की। अर्थ सरफेस पर हमारा वाटर होता है, लैंड होती है। ऑल वाटर सोर्सेज 96% ऑफ द लैंड सोर्सेज कम इन कैटेगरी ऑफ हेटेरोस्फीयर। ओके, then after that, that is lithosphere, that comes in the first below layer of the earth surface, or we can say earth crust, which having minerals, soil and this organic matter, that is in the combination is called lithosphere. तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से डिवाइड किया कि कौन कौन किस तरीके से एनवायरनमेंट हमारा कैसे बढ़ता है। नाउ कम कि हम एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितने एरियाज कौन सा होता है। पहला ट्रोपोस्फेयर होता है, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इन सब की कैटेगरीज को समझते हैं। कम टू द कैटेगरी ऑफ एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर के डिवीजन को करते हैं, देखते हैं एटमॉस्फेयर। मान लीजिए ये आपका अर्थ का सरफेस है। सपोज करिए दिस इज योर अर्थ सरफेस। ये मान लीजिए आपका अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस पर कि जस्ट 0 to 11 किलोमीटर तक, 0 to 11 किलोमीटर मीन्स 0 to 11 किलोमीटर, 0 to 11 किलोमीटर तक जो ये एक लेयर होती है, इस लेयर को इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। इसी में हमारी सारी गैसेस रहती हैं। यही हमारा मेजर जिसे एटमॉस्फेयर हम लोग कहते हैं, वो यही होता है बेसिकली तो वो यही होता है। इसी में हमारी सारी गैसेस होती हैं, क्लाउड्स होते हैं, है ना। ये सब की चीजें ट्रोपोस्फेयर में मिलती हैं बेटा, नॉर्मल गैसेस जितनी भी होती हैं। 11 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में एक जो हमारी लेयर है, दैट इज बेसिकली ये हमारा 11 to 50 किलोमीटर के बीच का रेंज है। ये 11 to 50 किलोमीटर की रेंज में आपका जो ये लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इस स्ट्रेटोस्फेयर में हाँ ओजोन लेयर और ओजोन जैसी ओजोन लेयर मिलती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर बेसिकली ओजोन के लिए जाना जाता है। ओजोन लेयर और सब इसी में होता है। जो भी गैसेस होती है, ऑल गैसेस, जितनी भी हम गैसेस देखते हैं वो सब के सब इसी में होती है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक मीजोस्फेयर होता है। 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर, 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर स्पेस के हिसाब से मैं बना रहा हूँ, बड़ा ज्यादा कम अपने हिसाब से समझ लेना। एंड दिस इज कॉल्ड मीजोस्फेयर। एंड 85 एबव, 85 एबव मैं कहना चाहूंगा कि 85 एबव। अब आप 85 एबव कह दो तो ज्यादा अच्छा होगा। 85 एबव अभी तक जो ऑब्जर्व किया गया है वो 85 से 500 किलोमीटर तक की बात की जा रही है। अब आगे भी दुनिया बहुत कुछ है। तो 85 से 500 किलोमीटर तक की अगर मैं बात करूं तो ये कहलाता है आपका थर्मोस्फेयर। बेटा देखो, ये तो खुदा ने जो बना दिया ना, उसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं खाली, और अपने अपनी जुबान में उनके वर्ड का नाम दे रहे हैं। कोई कुछ और नजरिए से बोल सकता है, कोई कुछ और नजरिए से बोल सकता है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये होता है, जब भी ये पूरा की पूरा आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता भी है, एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर घटता भी है। तो जो टेम्परेचर का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होता है, whenever we go from one layer or one sphere to other sphere of atmosphere, there is a boundary temperature that is called inversion temperature, जहां से हम घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। तो inversion temperature जैसा एक वर्ड भी कई बार पूछा जाता है। I can say that is inversion temperature के बारे में मैं बात करूंगा। inversion temperature इन्हीं रीजन से वो रिलेटेड था, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि जब भी कभी एक रीजन से दूसरे रीजन में हम जाते हैं और उस एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर जो टेम्परेचर का चेंज जिस कंडीशन के बाद आता है कि यहाँ तक
यहाँ तक तो ये है, और इसके बाद दूसरे रीजन में जब हम गए तो उसका टेम्परेचर इतना बदल गया, तो वो जिस टेम्परेचर बदलता है दैट इज कॉल्ड बेसिकली इन्वर्जन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड बेसिकली इन्वर्जन टेम्परेचर। जब भी कभी हम व्हेन वी विल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अदर रीजन, मतलब वन रीजन टू अदर रीजन, वन रीजन टू अदर रीजन, सपोज करिए यहाँ पे वन रीजन टू अदर रीजन हो गया और यहाँ पे कोई टेम्परेचर था और उसके बाद दूसरे रीजन में आप एंट्री कर गए, तो ये जो टेम्परेचर कहलाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वर्जन टेम्परेचर। तो इसे इन्वर्जन टेम्परेचर बोलेंगे। हमने पूरा एटमॉस्फेयर का स्टडी कर लिया, हमने पूरे एनवायरनमेंट का स्टडी कर लिया, एनवायरनमेंट के हिस्सों को मैंने देखा, फिर मैंने टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के हिस्सों को देखा। अब हमारा जो मेन कंसर्न है ना वो बेसिकली पोल्यूशन पे बेस्ड है। ये पूरी की पूरी जो केमिस्ट्री है, यहाँ पर जो डिस्कशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है पोल्यूशन का। ये इतना जबरदस्त है कि बेटा सब कुछ खत्म कर डालेगा, तो इसलिए इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अगर मैं इसकी और ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो हम अगले टर्म पे बात करेंगे एनवायरमेंट पोल्यूशन की, यानी कि अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बेसिकली एनवायरमेंट पोल्यूशन। क्या मतलब हुआ? जो भी चीजें एनवायरमेंट को गंदा करें, पोल्यूशन मतलब प्रदूषण, एनवायरमेंट प्रदूषण, जो भी चीजें, तो जो भी कॉन्टामिनेशन हो, यानी कि जो चीजें ऐसी हो जो गार्बेज हो, वो कॉन्टामिनेशन कहलाती हैं, कॉन्टामिनेटेड थिंग्स कहलाती हैं। जो भी कॉन्टामिनेशन हो, यानी कॉन्टामिनेशन मतलब वो कि जो भी गार्बेजेस हैं, जो भी रीजंस हैं पोल्यूशन के, जो मटेरियल है पोल्यूशन का, that is basically called contamination, contaminated material. Contaminated material means material which is responsible for the pollution, right? So here the thing is contamination. This contaminated material can be generated by human activity or natural sources. हो सकता है ये contamination आपके natural sources से आया हो, और हो सकता है ये human activity से आया हो। नेचर में भी बहुत कुछ होता रहता है, जैसे फॉरेस्ट में एकदम से आग लग गई, फॉरेस्ट फायर, या कहीं पर वोल्केनोज हो गया, तो इनकी वजह से बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है। दैट इज बेसिकली नेचुरल सोर्सेस। तो वो जो कंटामिनेशन वहां से डेवलप होता है, वहां से जो गंदगी इकट्ठी होती है, वो जो असिमिलेटेड कंटामिनेशन होता है, वो बेसिकली नेचुरल सोर्सेस से है। ह्यूमन एक्टिविटीज से आप सब जानते हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हमारे तरीके, बहुत सारे हम पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के फॉर्म में जो उस वहां से कंटामिनेटेड मटेरियल्स हैं उनका रिसाइकलिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, और वो तमाम तरह के पोल्यूशंस को क्रिएट कर रहा है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज बेसिकली कंटामिनेशन which is developed by the natural sources or human activities and having adverse effect on the environment, having adverse effect on the environment. Called having adverse effect on the environment, called environment pollution. And this process is all called environment pollution. ये pollutants होते हैं, जो contaminated materials होते हैं, they are called pollutants, contaminated materials. Okay?
बेसिकली पोल्यूटेंट्स भी कंटामिनेटेड मटेरियल होते हैं, लेकिन पोल्यूटेंट्स हमारे नेचुरल भी हो सकते हैं और हमारे ह्यूमन एक्टिविटी से भी हो सकते हैं। कंटामिनेटेड मटेरियल ज्यादातर हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से मिलते हैं, जिसे हम कंटामिनेशन कहते हैं। तो ये कम से कम ये नेचुरल सोर्सेज से रेयर होते हैं और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से जनरल होते हैं। समझ गए? और मैं इस पूरी प्रोसेस को कि कैसे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन डेवलप होता है, तो फ्लो चार्ट अगर मैं इसका बनाऊं कि ये कैसे डेवलप होता है, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई कहीं से कोई सोर्स से, मान लीजिए सोर्स ऑफ पोल्यूशन कहीं पर है और उस सोर्स ऑफ पोल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करा दिया गया, मान लीजिए वहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला गया। कैसे? ट्रांसपोर्ट बाय एयर हो सकता है, बाय अदर थिंग्स हो सकता है, अदर मीन्स बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बाय अदर मीन्स हो सकता है, एयर हो सकता है ना, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, डंपिंग हो सकता है, अदर सोर्सेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा ये बेसिकली जो आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, जब ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होने के बाद यहां से सोर्स था पोल्यूशन का, यहां से ट्रांसपोर्ट हो गया, किसी जगह पे चला गया, किसी जगह पे जाके इकट्ठा होता चला गया। तो यहां पर कंटामिनेशन हो जाता है ऑफ पोल्यूटेंट मटेरियल। और जब ये सब हो जाता है तो फिर वो डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी इकट्ठा हो गया एक जगह पर, हार्मफुल थिंग्स डैमेज करना शुरू कर देता है। अब ये सब के सब है, तो आपका वाटर है, डंपिंग है। अब ये समझ लीजिए आप यहीं से एक एसिमिलेशन हो जाता है, एसिमिलेशन वाई एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से एसिमिलेशन हो जाता है बेटा, इस तरीके से ये हो जाता है। ये पूरा की पूरा आपका फ्लो चार्ट है, जिस चार्ट की मदद से आप चीजों को समझ सकते हो कि कैसे कैसे क्या होता है। चलिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स। हम अलग अलग तरह के एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की बात करते हैं। अब हम एक एक करके हर चीज का डिस्कशन करते हैं। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन किन किन चीजों के लिए जिम्मेदार, कौन कौन होता है उसके लिए जिम्मेदार, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। एटमॉस्फेयर के मेन दो हिस्से जिनमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है, वो बेसिकली आपका बेसिकली तो वो ट्रोपोस्फेयर ही है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर इसलिए है क्योंकि ओजोन अगर लाइफ ना बचाती तो कुछ नहीं हो पाता। तो हमें जिन पोल्यूशन से खतरा है ना, वो एक तो ट्रोपोस्फेयर के पोल्यूशन है, और दूसरा वो स्ट्रेटोस्फेयर के पोल्यूशन है। स्ट्रेटोस्फेयर का पोल्यूशन ओजोन लेयर को डिप्लेशन कर रहा है, ओजोन लेयर को खतरनाक कर रहा है, बेकार कर रहा है। ओजोन लेयर अगर डिस्टर्ब हो गई तो पूरी दुनिया मर जाएगी।
स्किन कैंसर, तमाम बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यूवी रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे सन की, और सन की रेडिएशन सीधे सीधे हमारी स्किन को डैमेज कर देती है। तो बेसिकली ट्रोपोस्फियर इज बेसिकली, जिसे हम कहते हैं ना एयर पोल्यूशन, वो बेसिकली ये होता है। ट्रोपोस्फियर का पोल्यूशन ही एयर पोल्यूशन कहलाता है। ये जो नॉर्मली एयर पोल्यूशन होता है गैसेस के थ्रू, तमाम गैसेस के थ्रू, दैट इज बेसिकली ट्रोपोस्फियर का सोल्यूशन, ये ट्रोपोस्फियर पोल्यूशन है जो कि एयर पोल्यूशन कहलाता है। स्ट्रेटोस्फियर पोल्यूशन में तो हमारी ओजोन लेयर डिप्लेशन मेन होता है। इसका जो ओजोन लेयर डिप्लेशन का मेन खतरा होता है, जिसकी वजह से हम यूवी रेडिएशन से ओजोन लेयर की वजह से करते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जो स्ट्रेटोस्फीयर में चली जाती है, और वो वहां जाकर, क्योंकि कुछ ऐसी गैसेस होती हैं ट्रोपोस्फीयर में न्यूट्रलाइज नहीं हो पाती, रिएक्ट नहीं हो पाती, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच जाती हैं। खैर वो पूरी कहानी हम समझेंगे। सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है ट्रोपोस्फीयर पोल्यूशन की, और ट्रोपोस्फीयर पोल्यूशन ही वो पोल्यूशन है जिसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। एयर के अंदर कोई भी ऐसा कॉन्टामिनेट मटेरियल which having adverse effect on human and his environment called एयर पोल्यूशन। इसको हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। अब ये कॉन्टामिनेटेड मटेरियल कौन कौन हो सकते हैं? ये कुछ गैसेस हो सकती हैं, कुछ ऑक्साइड्स हो सकते हैं। कॉन्टामिनेटेड मटेरियल्स हम बात करेंगे कौन कौन हो सकते हैं। सच मटेरियल्स में भी ये कुछ मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं, सच मटेरियल्स में बी सम गैसेस and oxides of sulfur, some gases हो गई, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गए, SOX हम कह सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SOX, SO2, SO3, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गए, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गए, एंड सम हाइड्रोकार्बन्स। पहला जो कैटेगरी है वो कंटामिनेट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, तो उनमें हम बात करेंगे जैसे कुछ गैसेस की, लाइक CO2 है ना, कुछ और हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, SO2, SO3, सबसे ज्यादा तो ये खतरनाक होता है। फिर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत खतरनाक होती है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपका N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, 5 तरह के ऑक्साइड बेटा नाइट्रोजन के, उनमें से 3 ऑक्साइड तो नेचुरल होते हैं, 2 तो बिल्कुल वैसे खतरनाक होते हैं। हाइड्रोकार्बन इससे कुछ मिल सकते हैं, कुछ ट्रेसेस या कुछ अमाउंट में कम से कम हाइड्रोकार्बन मिलते हैं, बाकी सब बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, दूसरा कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं,
सम पार्टिकुलेट्स यानी पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज हो सकती है जो पार्टिकल फॉर्म में है। पार्टिकल फॉर्म में है जैसे पार्टिकुलेट फॉर्म ऑफ मैटर, कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जो पार्टिकल फॉर्म में, जैसे डस्ट है आपकी, जैसे स्मोक है आपका, ये सब के सब आपके पार्टिकल फॉर्म में है बेटा, और ये भी बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फिर से समझिए, तो यहां पर आपका कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो गैसेस के फॉर्म में होते हैं, मतलब कुछ मटेरियल्स हैं। मटेरियल पहली कैटेगरी मटेरियल्स की क्या हो सकती है? पहली कैटेगरी है मटेरियल्स की गैसेस एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स। दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? दूसरी कैटेगरी हो सकती है पार्टिकुलेट्स फॉर्म ऑफ मैटर, डस्ट, स्मोक एंड फ्यूम्स। ये जो पार्टिकुलेट फॉर्म मतलब पार्टिकल फॉर्म ऑफ मैटर, ये सब हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी क्या हो सकती है? थर्ड कैटेगरी में आता है आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड अदर्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड अदर्स। थर्ड कैटेगरी इसमें हो सकती है। ये थर्ड कैटेगरी की कंडीशन में आ सकता है बेटा। थर्ड कैटेगरी की कंडीशन में ये चीज आ सकती है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड अदर्स, ये सब के सब आपकी चीजें थी अब एक बहुत ही अच्छी बात है जिसमें क्वेश्चन बहुत बार आया है, पोल्यूटेंट्स कैन बी डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज। पोल्यूटेंट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। Pollutants can be divided into two categories, and one category is primary pollutants and second category is secondary pollutants. Secondary pollutants, primary pollutants and secondary pollutants. बेटा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू मीन बाय दैट? बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये पोल्यूटेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स होते हैं। सोर्स से डायरेक्टली हमें मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता किसी और के कॉम्बिनेशन से मिलते, जहां से ये पैदा हो रहे हैं वहीं से मिलते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। मतलब जैसे आप राख है आपकी जला रहे हो, वहीं से मिल रही है। धुआं आपका उसी सोर्स से मिल रहा है ना? धुआं आपका उसी सोर्स से मिल रहा है। डस्ट आपकी उसी सोर्स से मिल रही है। सल्फर डाइऑक्साइड आपकी उसी सोर्स से मिल रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी उसी सोर्स से मिल रही है। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो दे आर बेसिकली प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ऐश है, स्मोक्स है, डस्ट है, SO2 है, CO है, ये सब के सब आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट्स है बेटा, क्योंकि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपको सीधे मिल रहे हैं। अब सवाल उठता है ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं?
मैं आपको बताऊं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब कभी, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जो भी होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर किसी और से मिल जाएं, कुछ नेचर या एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिल जाएं, एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन होते हैं भाई? जो एटमॉस्फेयर में रहता है, कौन होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब एटमॉस्फेयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जैसे मान लो सल्फर और डाइऑक्साइड है और उससे ऑक्सीजन से मिल गया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट हो गया। ऑक्सीजन यहां पर मौजूद था, सल्फर डाइऑक्साइड इसका प्राइमरी पोल्यूटेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया। सो दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड इज बेसिकली सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। सेकेंडरी पोल्यूटेंट के इसी तरीके के एग्जांपल और भी हो सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो सकता है, ओजोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, वेरियस सल्फेट और नाइट्रेट सॉल्ट्स हो सकते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में इसी तरह से चीजें और भी हो सकती हैं। हम और भी एग्जांपल इसके लिख लें। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में बेटा पहली बात यह कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और प्लस एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलने से बनते हैं। तो उसमें हमने पहला एग्जांपल आपको दिया SO3 का। उसके अलावा हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात अगर हम करें तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें तो देखें आप N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, इस तरह से चीजें होती हैं। तो इसमें जो बेसिकली अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए कि इसमें कौन सा क्या है और किस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हो, तो आपको एक बात जरूर दिखाई देगी चलिए वो तो हम बाद में देख लेंगे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा ओजोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ओजोन है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स हैं, तीसरा सल्फेट्स है, नाइट्रेट्स है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट इनमें से कौन सा है। तो इसीलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा लिखवा रहा हूँ। एक एक चीज का नोट बना लिया करो बेटा रिवीजन में। अब आप सोचोगे वीडियो तो देख लेंगे सर, नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? हाथ से लिखी हुई चीजें दिमाग में एक तरीके से कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी जाती हैं। तो आप वीडियो भी देखो और आप लिखो भी साथ में, तो आपका रिवीजन स्पीड डबल हो जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाने की स्पीड डबल हो जाएगी। तो इससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर और होंगी। क्लियर तो सब रहती है, लेकिन मेमोराइज होना भी बहुत जरूरी है। चीजों को आना भी चाहिए, चीजें दिमाग में रहनी भी चाहिए। आपका माइंड ऐसा है, अभी सब कुछ आपके माइंड में रह सकता है। हम लोगों से कह दिया जाए कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पूरी तरह से याद करो और अच्छे से पूरा लर्न करके समझ कर कॉन्सेप्ट निकाल कर और आपका नीट निकालो या फिर जेई निकालो, तो फिर हम लोगों के लिए इस समय बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम किसी लिमिटेड एरिया के मास्टर बन चुके हैं। लेकिन अभी आपका माइंड फ्रेश है, आप सब कुछ भर सकते हो। चलिए अब मैं कुछ बात करता हूं इनऑर्गेनिक गैसेस की। इनऑर्गेनिक गैसेस की which are responsible for pollution। उनमें से पहला हम जिसकी बात करेंगे सबसे खतरनाक है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी लोग जानते हो
बहुत ही कलरलेस होती है, ओडरलेस होती है, पॉइजनस होती है, लीथल होती है, लीथल घातक गैस होती है। कैसे कैसे घातक होती है, क्या रीजन होता है इसका, कहां से ये मिल सकती है? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इनकम्प्लीट कंबशन, होती क्या है, कहां से मिलती है, कैसे एडवर्स इफेक्ट डालती है, ये तीनों बातों पर हमें डिस्कस करना है हर किसी गैस के बारे में। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बोजीनियस मैटर। कार्बोजीनियस मतलब कार्बोजीनियस मैटर का मतलब होता है ऐसा मैटर जिसके अंदर कार्बन हो, यानी कि ऐसा मैटर जिसके अंदर कार्बन हो, उसमें चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उसके इनकम्प्लीट कंबशन से आपको सीओ मिलेगी। फॉसिल फ्यूल्स, उससे आपको सीओ मिलेगी। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनसे आपको सीओ मिलेगी। एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल इंजन्स, देखते हो आपको जो धुआं निकलता है स्टार्टिंग के बाद, उसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, उसमें सीओ भी होती है। पहली बात होगी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, किस प्रॉपर्टी की होती है, कहां से मिलती है, किस तरह से ये एडवर्स इफेक्ट डालती है, हाउ इट इज हार्मफुल। आप सब जानते हो कि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसमें जो सॉल्ट होता है वो उसमें आयरन प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन का, और जब इसमें आप ये CO2 आपकी आती है तो ये आयरन इसके साथ अटैच हो जाता है। आयरन जब इसके साथ अटैच हो जाता है और आयरन इस तरीके से आपका आयरन का कंपाउंड बन जाता है बेटा, तो इसका जो आयरन निकल के इसमें आ जाता है, तो क्या होता है कि जो इसका ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है। इस तरीके से ब्लड का फ्लो आपका स्लोअर स्टॉप, स्लो होता है और धीरे धीरे बंद हो जाता है, और वो क्लॉटिंग बनती चली जाती है, क्योंकि एफ से निकलता चला जाता है ब्लड से। तो ऑब्वियसली वही एक मेन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का तरीका खत्म हो गया तो ऑक्सीजन आपका लंग्स तक पहुंचना बंद हो जाती है, जिससे कि पूरी बॉडी को सप्लाई बंद हो जाती है, और जिससे चीजें एकदम से बिगड़ जाती हैं। तो बहुत ही लीथल होती है ये, और इस बात को समझिएगा आप। सवाल इस बात का उठता है कि इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट था, उस टॉक्सिक इफेक्ट ने, मैंने बताया कि टॉक्सिक इफेक्ट कैसे होता है, आप ये समझ लीजिए कि मेंटल रिटार्डेशन आ जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं, बल्कि ब्लड फ्लो के साथ साथ आप यूं कह सकते हो ब्लड को जो ले जाने, ब्लड का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाता है। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तब क्या होगा, जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा तो इट मींस वहां पे फ्लो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, इसमें वहां पे फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो कम हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, आदमी में मेंटल रिटार्डनेस आ सकती है, आदमी में डिजीनेस आ सकती है, और अगर बहुत देर तक करता रहा तो उसकी डेथ भी हो सकती है ना। सवाल उठा कि ये जो CO इतना ज्यादा नेचुरल पोल्यूटेंट है हमारा, तो इस नेचुरल पोल्यूटेंट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। तो खुदा ने अपनी इस कायनात में
खुद ही उसका सोल्यूशन भी दे दिया बेटा। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त मतलब किसका सिस्टम होगा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना सकता सिवा खुदा के, कि मतलब जो चीज़ एक जगह पे हार्मफुल है और फिर सिंक भी उसका वहीं पे प्रेजेंट है। अगर सिंक के बारे में हम बात करें, सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब होता है बेटा जहां पर चीजें डिजॉल्व मतलब खत्म हो जाए, समझ गए? अब हुआ क्या, सिंक ऑफ एस, आप सब जानते हो कि हर साल सीओ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डबल हो जा रहा है अपने कंजप्शन से सीओ का, इतना ज्यादा ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप हो रहे हैं, इतना ज्यादा हम फॉसिल फ्यूल का बाहर उसको निकाल रहे हैं और उनका यूज कर रहे हैं, तो सीओ अपना बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी दुनिया की ऐसी प्रोसेस नहीं है, इंसानी प्रोसेस नहीं है जो कि इतनी ज्यादा सीओ को एब्जॉर्ब कर पाए। सीओ जहां पे जाके अपने इफेक्ट को खत्म कर दे, और वो खुदा की कायनात में वो चीज है मिट्टी। मिट्टी से बढ़कर कोई भी सिंक नहीं है सीओ का। तो सोइल इज द बेस्ट सिंक फॉर, अगर ये ना हो तो फिर कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिस तरीके से आप सीओ को कम कर पाए और लोग बुरी तरीके से खत्म हो जाए, बुरी तरीके से बीमार पड़ जाए। लेकिन कमाल जाता है, कुर्बान जाओ उस खुदा की कुदरत पे जिसने उस चीज को डेवलप भी किया और उसके बाद उसको सिंक में डिसॉल्व भी कर दिया, मतलब उस चीज को खत्म भी करा दिया। समझ रहे? क्योंकि उसका यूज था कहीं पर, दुनिया की हर चीज की बुराई भी है और बुराई के अंदर अच्छाई है और अच्छाई के अंदर बुराई है, खराब के अंदर अच्छा है, अच्छे के अंदर खराब है। तो क्या है, बस वही जान सकता है। समझिए कि सीओ के बारे में जब इस चीज की आपको हैरानी होगी कि कमाल है, इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा सिस्टम, और सिंक कौन है? सिंक भी आपका सॉइल ही है। तो कुदरत ने हर चीज को, प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी अपने ही अंदर समेटा हुआ है। लेकिन हम एक्सेसिव चीजें यूज कर रहे हैं, तो हमें एक्सेसिव तरीके भी ढूंढने पड़ रहे हैं कि ताकि हम और सिंक पैदा कर सकें सीओ के लिए। एक और तरीका क्या हो सकता था? एक और तरीका ये हो सकता था कि जो एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ रेडिकल्स हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स हैं, पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स है, कुछ रेडिकल्स हैं, जैसे ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, ये पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, ये आपका पर हाइड्रोक्सिल, ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। और ये आपका पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल है। और ये पर हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, और ये क्या कर रहे हैं, इस CO को एंड CO2 को ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं एंड रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ये भी कुछ अमाउंट में ये कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट सिंक तो वही है। ऐसा भी हो रहा है। तो सिंक ऑफ सीओ में आपने इन चीजों को समझा। चलिए हम देखते हैं अगली गैस की तरफ चलते हैं कि अगली गैस किस तरीके से हमारे लिए खतरनाक है। नेक्स्ट, CO2 गैस। अभी तो CO2 गैस उतनी ज्यादा लिथल नहीं होती, उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती जितनी ज्यादा CO गैस होती है। CO2 गैस भी एक नेचुरल उसमें मिलती है, नेचुरल पोल्यूटेंट है, और साथ साथ CO2 के बिना तो कुछ हो भी नहीं सकता ना।
बहुत कुछ है बेटा, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी रहस्य है। नेचुरल पोल्यूटेंट है, और इस नेचुरल पोल्यूटेंट में अगर मैं बात करता कि भाई इसका क्या करें, नेचुरल पोल्यूटेंट है ये, CO2 गैस को हम कैसे आगे ले जाएं, क्या करें, तो मुझे लगता है कि अगर मैं बात करूं कि इस पोल्यूटेंट को हम कैसे समझ सकते हैं ये क्या है, तो आपको देखना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि इसका वॉल्यूम कितना है, ये कितने तरीके से मिल सकता है, जरा समझते हैं। नेचुरल पोल्यूटेंट नेचुरली ये 0.03% इसका वॉल्यूम हमें मिलता है। अब आप जरा मुझे बताइए सारी की सारी ये कितनी वाइटल है जानते हो? दिस इज वाइटल फॉर प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के लिए ये बहुत ही वाइटल है। दिस इज वाइटल फॉर प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के लिए बहुत ही वाइटल है। प्लांट लाइफ के लिए इतनी वाइटल है जिसकी कोई जबरदस्त जिद नहीं, जबरदस्त बात नहीं है। प्लांट लाइफ के लिए बहुत वाइटल है बेटा। कैसे प्लांट लाइफ के लिए वाइटल है? अरे प्लांट लाइफ के लिए तो सब कुछ यही है। क्या करता है प्लांट? क्या करता है? 6 CO2 वाटर लेता है, क्या बनाता है? खाना इसका बनता है। क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन होती है। और यह किसके लिए वाइटल है? ये ऑक्सीजन आपकी इज वाइटल फॉर एनिमल लाइफ। अब आप समझिए, यानी यहाँ CO2 इस एक तरीके से नेचुरल वो है, पोल्यूटेंट भी है, और उसका इतना पॉइंट, वहीं दूसरी तरफ ये वाइटल है प्लांट लाइफ के लिए। और समझिए उसका खाना भी इसी की वजह से बनता है। ये लेता भी कार्बन डाइऑक्साइड है और देता CO2 है। इसीलिए कहा जाता है कि बेटा ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांटेशन करो। रीजन की ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आए, और फिर यहाँ पे रहने वाले जानवरों में, इंसानों में, सब वो चीज ऑक्सीजन उसको ले पाए, कंज्यूम कर पाए, और इस तरीके से ये होता है। समझ गए? तो मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत ही CO2 एक, आप समझते हो CO2 कहाँ से मिलता है? CO2 तो आप सब जानते हो यार, कंप्लीट कंबस्शन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबस्शन करा दो तो आपको CO2 मिल जाएगा। फॉसिल फ्यूल से आपको CO2 मिल जाएगा, फैक्ट्री से आपको CO2 मिल जाएगा, घरों में CO2 मिल जाएगा, हर जगह डेको प्लांट से CO2 मिल जाएगा। CO2 ही CO2 आपको हर जगह से मिल सकता है। सवाल उठा सोर्स क्या है CO2 का? तो मैंने कहा सोर्स की तो बात ही मत करो। सोर्स तो सोर्स है। सोर्सेस ऑफ CO2, तो भैया सोर्सेस ऑफ CO2 सबसे पहले सोर्स तो आप हो। आप ही खुद ही CO2 दे रहे हो। सोर्स, सबसे बड़े सोर्स तो आप ही हो। आप खुद ही CO2 दे रहे हो। यू आर सेल्फ सोर्स। फॉसिल फ्यूल्स मतलब अनगिनत सोर्स हैं आज के, अनगिनत सोर्स हैं। घरों के अंदर तुम चूल्हे जला रहे हो, घरों के अंदर तुम चीजें बना रहे हो, सब जगह से CO2 ही तो निकाल रहे हो, है ना? अब तुम इसके अलावा सोर्स की बात करूं मेरे भाई, कितने सोर्सों की बात करूं? हद से ज्यादा सोर्सेस है इसके। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं सबका कंबशन क्या दे रहा है? सबका कंबशन CO2 तो दे रहा है। सवाल उठा कि इसका सिंक कौन है? तो सिंक बनाने को तुम कुछ सिंक बना रहे हो, लेकिन खुदा की कुदरत का जो सिंक है वो है बेसिकली C इज द मेन सिंक ऑफ CO2। C आपका मेन सिंक है CO2 का बेटा। चलिए जस्ट ठीक है, जस्ट 2 मिनट में फिर से शुरू करते हैं बेटा।